Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है क्लास 6 से क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11th एनसीईआरटी का ये 16वां चैप्टर है। जैव विविधता जो है, जैव विविधता किसे कहते हैं और उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, ये 16 नंबर का चैप्टर है और ये पूरी किताब का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। बिल्कुल पर्यावरण से जुड़ा चीज़ों को बताया गया है और ये बहुत बेसिक है जैव विविधता पर्यावरण को समझने के लिए। भारत में कितने हॉट स्पॉट है, इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 16वां चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है। जैव विविधता और उसका संरक्षण। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जो हमारे पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं और जो उसमें विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और उसका जब हम संरक्षण करते हैं तो उसको हम जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर जो है जितने भी जीव पाए जाते हैं सब में विविधता पाई जाती है। जैसे अगर एक हम एग्जाम्पल देते हैं मानव का, तो मानव भी एक जीव है और मानव में भी विविधता पाई जाती है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी मानव पाए जाते हैं किसी का फेस नहीं मिलता है, सबके चेहरे अलग अलग हैं सब मानव ही हैं, सबके वही अंग हैं जो हर मानव के हैं, लेकिन फिर भी फेस नहीं मिल रहा है, किसी का डीएनए नहीं मिलता है, किसी का जो है फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है। तो वो किसको दर्शा रहा है? विविधता को दर्शा रहा है। और यही सभी जीव पर लागू होता है, सभी प्रकार के पौधों पर लागू होता है। हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और सब पादप ही कहलाते हैं, सब प्लांट ही कहलाते हैं, लेकिन सब में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें इसी को के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की दृष्टि से ये चैप्टर हमेशा महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। और याद रखिएगा कि जो जैव विविधता का संरक्षण है उससे जुड़े हुए भारत में 18 बायो रिजर्व बनाए गए हैं। और इन बायो रिजर्व को इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसको जो है अलग अलग केंद्र राज्यों में बनाया गया है और यहाँ पर सभी जीव जंतुओं, प्लांटों, पौधों सभी का संरक्षण किया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ जो जरूरत होगी हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे बिल्कुल। तो ये मैप के माध्यम से 18 बायो रिजर्व को आपको याद करना है जो भारत में स्थित हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आगे लिखा हुआ है, आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं विशेषकर अपक्षय। अपक्षय किसे कहते हैं? जब चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है तो उसी को हम अपक्षय कहते हैं। और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले ही हम पढ़ चुके हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है तो जो है संक्षिप्त सार के लिए अध्याय 6 में चित्र नंबर जो है 6.2 देखें। यह अपक्षय जो क्या होता है? प्रवाह जो होता है वनस्पति विविधता का आधार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब अपक्षय होता है तो उससे कई मिट्टियों का निर्माण होता है और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। अतः इसे जैव विविधता का आधार माना जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है कि सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य आधार, मतलब मुख्य आधार कह सकते हैं या मुख्य कारण बनते हैं। तो सौर ऊर्जा और जल भी जो है जैव विविधता को निर्धारित करते हैं, उसके प्रमुख कारण बनते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह क्षेत्र जहां ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जहां तापमान अधिक होगा, जहां पर ऊर्जा अधिक होगी, जहां पर जल अधिक होगा, वहीं पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी और जहां पर जो है ये कम होगा वहां जैव विविधता कम पाई जाएगी। तो आप एक बात को यहाँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी है और यह है आपका विषुवत रेखा और यह है आपका जो है पोल है, दोनों नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। तो याद रखिएगा जो विषुवत रेखा यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो यहाँ वर्षा भी अधिक होती है, तो इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ जीव में विविधता अधिक मिलती है। और जैसे जैसे हम पोल की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता में हमें कमी महसूस होती है। तो ये बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो इसको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आगे लिखा है, आज जो जैव विविधता का हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम होता है। मानव जीवन के आरंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से
अधिक थी। मानव के आने के बाद जैव विविधता में तेजी से कमी होने लगी है। याद रखना, जब से मानव आया है और मानव की आर्थिक क्रियाएं शुरू हुई, तब से जैव विविधता में बहुत ज्यादा कमी आई है। बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जो है पौधे मानव की क्रियाकलाप द्वारा नष्ट हो चुके हैं या वो समाप्त हो गए हैं। आगे लिखा है, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी है। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उसमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है, मतलब उनका हम वर्गीकरण नहीं कर पाए हैं कि वो किस जगत के प्राणी हैं। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है और उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता होती है। यहाँ मैंने अभी आपको बताया, तो जो विषुवत रेखा है वहाँ पे तापमान अधिक होता है, तो वहाँ पे जैव विविधता क्या होती है, अधिक होती है, वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ, प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारियों के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत जो है विकास का तंत्र होता है। ध्यान रखना, अगर जीवधारियों में अगर हमें विविधता बना के रखना है, उन्हें संरक्षित करना है, तो हमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाने की जरूरत है। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु जो है 10 से लेकर के 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा ही माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी हैं। मतलब कि 99% प्रजातियां जब से हमारी पृथ्वी बनी है लुप्त होती चली गई हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, पूरे पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। कहीं जैव विविधता अधिक है तो कहीं पर जैव विविधता क्या है, कम है। यहाँ लिखा हुआ है आगे कि पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है या एक समान नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे मान लिया, मैंने अभी आपको बताया था कि ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंध का क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंध तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। आगे लिखा है, जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती ही जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। दो चीजें यहाँ देखिएगा, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमें जैव विविधता में कमी महसूस होगी, लेकिन जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो विषुवत रेखा में नहीं पाए जाते हैं। तो जीवधारियों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन जैव विविधता क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसको वाक्य बना करके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे लिखा है कि जैव विविधता 2 शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ होता है जीव और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैसे मान लिया हम एक तालाब को ले लें, तो एक तालाब में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे मछली भी पाई जाएगी, मेढक भी पाया जाएगा, कीड़े मकोड़े भी पाए जाएंगे, सांप भी पाया जाएगा, वहां पे कुछ पक्षी भी पाए जाएंगे जो पानी में रहते हैं। तो वो सब क्या है, वो जैव विविधता का उदाहरण है, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं से है। मैंने अभी आपको यही बताया। उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। ठीक है, ये बता दिया गया है। आगे लिखा है, या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता और विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित होती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग जैव विविधता पाई जाती है और उनका परिवर्तनशीलता भी क्या होती है, बिल्कुल भी अलग होती है। आगे लिखा है कि जैव विविधता सजीव संपदा है, एक सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम होता है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे जिनमें जीवन होता है, उन्हीं को हम सजीव संपदा के रूप में जानते हैं और उन्हीं का हम यहाँ पर मापन करते हैं जैव विविधता के अंतर्गत। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जैव विविधता को 3 स्तरों पर मापा जाता है। पहला है आनुवंशिक स्तर पे, दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा है पारितंत्र जैव विविधता। अब तीनों में अंतर क्या है, हम पहले आपको एक बार समझा देते हैं, फिर हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। आनुवंशिक विविधता की अगर हम बात करें और प्रजातीय की बात करें और पारितंत्र की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम पारितंत्र की बात करें तो पारितंत्र में जैव विविधता बहुत सारी है। जैसे वन हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, या आपका जो है जलप्रपात हो गया, या फिर समुद्र हो गया, या फिर आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, घास के मैदान हो गया। तो सब अलग अलग
पारितंत्र है। बहुत सारे जीव जंतुओं में प्रजातीय विविधता पाई जाती है, जैसे मानव में कुछ मानव अस्ट्रोलाइड होते हैं, कुछ मानव निग्रो होते हैं, कुछ मानव जो है भूमध्य सागरीय होते हैं, तो अलग अलग कुछ जो है मंगोलाइड होते हैं। तो मानव में भी कई प्रजातियां पाई जाती है, वैसे जीव जंतुओं में भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। और एक हो गया आनुवांशिक। आनुवांशिक विविधता क्या हो गया, सबके डीएनए अलग होते हैं, सबके जो है डीएनए और जो है सबका जो है ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है, तो वो आनुवंशिक विविधता के अंतर्गत हो गया। तो 3 तरह से हम जैव विविधता का मापन करते हैं। यही क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए एनसीईआरटी को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। आगे लिखा है आनुवंशिक जैव विविधता किसे कहते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई होती है। याद रखना, मानव की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है, जीन होती है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही, किसी भी प्रजाति में जो जीन की विविधता पाई जाती है उसी को हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। जैसे मानव में भी देखिएगा तो अलग अलग कद के लोग पाए जाते हैं, अलग रंग रूप के लोग पाए जाते हैं, और सबका जीन क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। इसी चीज को इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी है कि समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। तो समान भौतिक लक्षण वाले जैसे मानव, तो मानव जितने भी मानव हैं सबके हाथ पैर, सबके जो है आंखें, सबके पेट, सब कुछ वही है, लेकिन सब में जीन के आधार पर क्या है पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। कौन सी, आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि सबके फेस नहीं मिलते हैं, सबके जो है आपके कद नहीं मिलते, सबके कद और फेस सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो लिखा है मानव आनुवंशिक रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है। तो प्रजाति विविधता हो गया, ठीक है, जिसमें कद, रंग, अलग बनावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता होती है। मतलब मानव एक ही प्रजाति का है, लेकिन सब में रंग रूप में क्या है, अंतर है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता होती है। जो याद रखना, कुछ लोग कद से लंबे होते हैं, कुछ गोरे, कुछ काले होते हैं, कुछ अलग दिखावट के होते हैं, किसी का शरीर मोटा होता है, किसी का पतला होता है, सब आनुवंशिक विविधता के कारण ही होता है। तो मानव एक ही है, लेकिन उसमें भी कई विविधता पाई जाती है। कैसी, आनुवंशिक रूप से, इसी को हम आनुवंशिक विविधता के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य होती है। तो याद रखना, हर मानव में कोई भी प्रजाति हो, सबकी जो है विकास के लिए जीन जो है या आनुवंशिक विविधता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है आपका प्रजातीय विविधता किसे कहते हैं। एक, यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। मतलब कि हमारे एक ही पारितंत्र में कई प्रजातियां रहती हैं। जैसे अगर हम प्रजातियों की बात करें तो मानव भी रहता है, उसी पारितंत्र में जो है आपका जो है बहुत सारे जीव भी रहते हैं। जैसे हिरण हो गया, तो हिरण अलग प्रजाति का हो गया, शेर अलग प्रजाति का हो गया, बाघ अलग प्रजाति का हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रजातीय विविधता या जातीय विविधता कहते हैं। तो लिखा है यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है तो कुछ में कम होती है। कहीं किसी जंगल में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो कहीं कहीं पे कम पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें हम विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। तो याद रखना, जहां प्रजातीय विविधता अधिक होती है वहां खतरा भी ज्यादा होगा, तो उसे हम हॉट स्पॉट के रूप में घोषित कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है पारितंत्र जो है विविधता क्या होती है। तो पारितंत्र विविधता के बारे में हमने पहले भी बताया था कि जो हमारे यहाँ जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं, या पर्वत पठार पाए जाते हैं, सब क्या है, पारितंत्र की विविधता है। हमें इन्हें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आपने पिछले अध्याय में पारितंत्रों के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाएं और आवास स्थानों की भिन्नता को पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल होता है और जटिल होता है, क्योंकि समुदायों, प्रजातियों का समूह और पारितंत्र की सीमा निश्चित नहीं होती है। मतलब कोई भी प्रजाति जो होती हैं वो जहाँ रहती हैं वहाँ पारितंत्र का निर्धारण करना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जंगल एक बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। ठीक है, यहाँ दिखा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अन्नामलाई है। और अन्नामलाई कहाँ है, तो अन्नामलाई याद रखिएगा ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर एक पहाड़ी है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। घास भूमि, उष्णकटिबंधीय 16 वन
पारतंत्रीय विविधता का एक उदाहरण होता है। याद रखना, जो उष्णकटिबंधीय वन उत्तर हमारे भारत में पाए जाते हैं, अन्नामलाई क्षेत्र पाए जाते हैं, उन्हें हम 16 वन कहते हैं। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि 16 वन किसे कहते हैं। तो जो दक्षिण भारत में नीलगिरी अन्नामलाई के पास वन पाए जाते हैं उन्हें हम 16 वन के नाम से जानते हैं। और ये वन कहाँ है, तो ये आप याद रखना, ये यहाँ पर वन है, ये पर्वत यहाँ पर है अन्नामलाई, और ये जो है तमिलनाडु और केरल की सीमा का निर्धारण करती है। आगे यहाँ लिखा है जो है जैव विविधता का महत्व क्या होता है, तो लिखा है जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि जो जैव विविधता होती है इसका जो है आर्थिक महत्व भी होता है, इसका जो है पारिस्थितिकी महत्व भी होता है, वैज्ञानिक महत्व भी होता है। ये सब महत्व किसके होते हैं, तो जैव विविधता के होते हैं। आगे लिखा है जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका क्या होती है, तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लिखा है पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती रहती है। मतलब जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है किसी भी पारितंत्र, मान लीजिए एक पारितंत्र है आपका वन, तो वन में जितनी भी प्रजातियां पाई जाएंगी कोई न कोई क्रिया तो करेंगे ही। कुछ जो है अपना भोजन के लिए घास को खाएंगे, तो कुछ जो है मांसाहारी उनको खाएंगे। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण ना तो विकसित हो सकती है और ना ही बनी रह सकती है। याद रखना, हमारे पृथ्वी पर हमारे पारितंत्र में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनका कोई ना कोई कारण होता है। बहुत सी प्रजातियां तो केवल इसलिए हमारी प्रकृति ने बनाया है, वो किसी का भोजन है। जैसे एक मच्छर, हमारे घरों में जो मच्छर घूमते हैं वो केवल किसी का भोजन है। जैसे किसका, तो मकड़ी का भोजन होते हैं, छिपकली का भोजन होते हैं। तो कुछ प्रजातियों को हमारी प्रकृति ने जो है किस लिए बनाया है, वो किसी मांसाहारी का भोजन होने के लिए बनाया है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होते हैं। मतलब वो तो खुद पनपते हैं लेकिन दूसरों को भी सहारा देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है, तो मानव पारितंत्र को नुकसान भी पहुंचाता है और मानव को ठीक भी, वो पारितंत्र को मानव ठीक भी करता है। जीव और प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर जो है उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्रण को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर रखती हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि प्रजातियां क्या क्या काम हमारी पृथ्वी पर करती हैं। आगे लिखा है और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती हैं। ठीक है, प्रजातियां, ये पारितंत्रीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना भी और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। याद रखना, इसका मतलब यह है कि अगर किसी पारितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होंगी वहां खतरा भी क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। इसी को हम प्रतिकूल स्थिति के बारे में यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि वहां खतरा अधिक इसलिए अधिक होगा क्योंकि शिकार हो सकता है या एक प्रजाति दूसरी प्रजातियों को नष्ट कर सकती हैं। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। मतलब अगर प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी तो पूरा तंत्र क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरफ अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलाव को सहन करने की अधिक सक्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। तो जहां अधिक प्रजातियां होंगी वो उतना अस्थायी होता चला जाएगा। जैसे हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ठीक है, ये हमारा देश में हमारे देश में 2 हॉट स्पॉट है जहां प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे लिखा है जैव विविधता का आर्थिक भूमिका क्या है, तो जैव विविधता की आर्थिक भूमिका की अगर हम बात करें तो याद रखना, जैव विविधता होने से जो है अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार की फसलें और जो है बहुत सारे संसाधन भी हमें मिलते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता से है। याद रखना, जैव विविधता अगर हम देखें तो हमारे फसलों में विविधता नहीं पाई जाती है। गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, सरसों, सब कुछ क्या है, ये फसलों की विविधता को बता रहा है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कृषि में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ
औषधि और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। तो याद रखना, जो जैव विविधता होती है उसे हम भोजन पदार्थ बना सकते हैं, औषधियां बनाते हैं, और सौंदर्य प्रसाधन की चीजें जो है ब्यूटी पार्लर की भी चीजें बना सकते हैं। तो औषधियां भी हमें कहाँ प्राप्त होती हैं? जड़ी बूटी हमें जैव विविधता से ही प्राप्त होती है। जैव संसाधनों की यह परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। क्यों विनाश के लिए उत्तरदायी है? अगर यहाँ जैव विविधता में अगर औषधि अधिक पाई जाएगी तब इसको नष्ट करने के लिए भी तो आएंगे, ठीक है। तो साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न जो है नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। तो अगर जैव विविधता ना होती तो ना हमें मछली मिलता, ना हमें वन संपदा मिलती, ना हमें खाद्य फसलें मिलती, ना विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हम देखने को पाते, और ना ही विभिन्न प्रकार की हम दवाओं का निर्माण कर पाते। इसलिए जैव विविधता का आर्थिक महत्व मानव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका क्या है? तो हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं, कहाँ पर? जीवों के साथ, पौधों के साथ, तो उससे भी हमें नए नए तकनीक का विकास होता है। तो लिखा है जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ है। मतलब हमें इससे वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि जीव का विकास कैसे हुआ है और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा, जीवन कैसे चलता है, और पायतंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, हमें जो है इन्हें हम जैव विविधता के से समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को ये सब समझने में क्या होती है? मदद मिलती है जैव विविधता से। आगे लिखा है हम सभी को जो है यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिए और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यही हमें जैव विविधता सिखाता है। इसलिए हमें सभी जीव जंतुओं का जो है संरक्षण बहुत जरूरी है। आगे लिखा है यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है और जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना होता है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। तो इसलिए जैव विविधता का बना रहना हमारे मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखना, बहुत सारे जीव जंतु जो नष्ट हो रहे हैं वो मानव की गतिविधियों के कारण ही नष्ट हो रहे हैं। आगे लिखा है जैव विविधता का ह्रास कैसे होता है? तो लिखा है पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि। याद रखना, जैव विविधता के ह्रास में पतन में सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का होना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होना। तो याद रखना, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग क्या होगा? ज्यादा होगा। जिससे क्या हो जाएगा? तो जिससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों और उनके आवास स्थानों में तेजी से क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्योंकि मानव जो है शिकार करता है जानवर का, बहुत सारे पेड़ पौधों को नष्ट करता है, तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जैव विविधता जो है अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। तो याद रखना, इस जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए ही संसाधनों का दोहन अधिक हुआ है, जबकि इतना दोहन होना नहीं चाहिए था, और बहुत अधिक वनों का विनाश भी हुआ है, ये भी याद रखना है। आगे लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी के लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। तो याद रखना, जो आपका पृथ्वी है, और ये याद रखना जो ये विषुवत रेखा है, तो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र होते हैं। और यहाँ पर पूरे विश्व की 50% प्रजातियां अकेले पाई जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विषुवत रेखा पर जैव विविधता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। आगे लिखा है और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं भी, याद रखना, प्राकृतिक आपदाएं भी जैव विविधता को नष्ट करती हैं। तो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं? जैसे भूकंप। अगर कहीं भूकंप आ जाता है तो भी प्राकृतिक आपदाएं नष्ट होती हैं और जैव विविधता नष्ट होती है। बाढ़ आना, ज्वालामुखी उद्गार होना, दनावल का मतलब होता है जंगल में आग लगना, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली
प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रजातियां प्रभावित प्रदेशों को की जैव विविधता में बदलाव आता है। तो याद रखना, जो लगातार ये सब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इससे भी हमारी जैव विविधता क्या होती है, नष्ट होती है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, तो अगर यहाँ पे अगर भूकंप आएगा तो ये पूरा पहाड़ जो है कट के गिर जाएगा, तो जो यहाँ पे जंगल पाए जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो हमारी जैव विविधता क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। आगे लिखा है, कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। तो याद रखना, आज जो कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है, जो बहुत सारे प्रदूषक हैं, विषैले जो धातुएं हैं, जैसे आपका पारा हो गया, आपका जो ये सब चीजें क्या करती है, ये प्रजातियों को नष्ट कर रही हैं और उनके प्राकृतिक निवास को खराब कर रही हैं। आगे लिखा है, वह प्रजातियां जो अस्थायी आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। याद रखना, जैसे एक मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में जो स्थानीय पेड़ पौधे पाए जाते तो ठीक है, या जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर किसी दूसरे जंगल से कोई अलग जो है जीव जंतु आ जाएगा तो उसे हम विदेशज जनजाति कहते हैं, और आ करके वो उस पायतंत्र को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। आगे है, ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पायतंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदायों को व्यापक नुकसान हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया। आगे लिखा है, पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जो है जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड और खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो ये सब का जो है शिकार जो हो रहा है, तो कई प्रजातियां ऐसी हो गई हैं जो बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। तो जो प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं उनको जो है अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि प्राकृतिक जो है संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो कुछ प्रजातियां जो एकदम बिल्कुल संकटापन्न होती हैं, कुछ लुप्त हो जाती हैं, तो सबको अलग अलग लिस्ट में जारी किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा है कि संकटापन्न प्रजातियां कौन सी होती हैं, तो इनमें से वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। मतलब संकटापन्न प्रजाति अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो जो प्रजातियां लुप्त होने के खतरे से पे हैं उनको हम क्या कहते हैं, संकटापन्न। मतलब वो संकट के बिल्कुल चौराहे पर खड़ी हैं और वो कभी भी नष्ट हो सकती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट जो है के नाम से एक सूचना प्रकाशित करता है। अब यहाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है, ठीक है। किसके लिए जारी करता है, तो संकटापन्न प्रजातियों के लिए जारी करता है कि कौन सी प्रजाति जो है खतरे पर है और कौन सी खतरे पर नहीं है, और कौन लुप्त हो चुकी है और कौन लुप्त नहीं हुई है। इसी को रेड डाटा लिस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ जैसे देख सकते हैं, जैसे एक लिखा है यहाँ पे, पांडा जो है, रेड पांडा एक संकटापन्न प्रजाति है। ये कहाँ पाया जाता है, तो रेड पांडा जो है ये पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। तो ये जो है इसका जो है इतना ज्यादा शिकार हुआ है कि ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जेनरेसिया जो है, जेनरेसिया जेब सेप्सिटी एक अन्य जो है संकटापन्न घास है। तो ये घास भी जो है क्या हो रही है, लुप्त हो जा रही है। कहाँ पे, अगस्ता मलाई पर पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, तो भी लुप्त होने के कगार पर है। अगला है आपका सुभेद प्रजातियां। सुभेद प्रजातियां क्या है, इनमें जो है वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक आदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। अगर उनको हम संरक्षित नहीं करेंगे तो विलुप्त हो जाएंगी। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना जो है सुनिश्चित नहीं होता है। उन्हें हम सुभेद प्रजातियों के नाम से जानते हैं। अगला है दुर्लभ प्रजातियां किसे कहते हैं, तो संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। उन्हें हम दुर्लभ कहते हैं। मतलब वो बहुत रेयर है, कहीं कहीं पे पाई जाती है, कहीं कहीं पर नहीं पाई जाती, तो उनका संरक्षण बहुत जरूरी है।
आगे यहाँ लिखा है जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, हमें इसी के बारे में समझना है। सरकार के साथ साथ हमारा संविधान भी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए काम करता है। तो हमारा जो जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार में जो है आर्टिकल 21 के तहत, इसके अलावा जो है आर्टिकल 48A के तहत राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करना, ये भी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। और मूल कर्तव्य में भी हमें बताया गया है कि जीव जंतुओं, तालाबों, प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो याद रखना संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है और जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए ये भी बताया गया है। तो लिखा है मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता जो है अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए एक जंगल है, एक जंगल में हिरन है और हिरन के साथ साथ बाघ भी है। अगर हिरन मरेगा, हिरन तेजी से लुप्त होते जाएंगे तो बाघ भी लुप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाघ किसको खाता है? हिरन को। तो जब जंगल में हिरन ही नहीं रहेंगे तो भोजन के अभाव में बाघ भी क्या हो जाएगा, या शेर भी मर जाएगा। तो एक प्रजाति के संकट आने पर दूसरी प्रजाति भी नष्ट हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है यदि पौधों और प्रजातियों की जो है प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंतोगत्वा मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। तो मनुष्य का भी जीवन खतरे में पड़ जाएगा अगर जीव जंतुएं नष्ट होंगे तब होगा। आगे लिखा है आज यह अति आवश्यक है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी जो है पद्धति के लिए जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाएं जो दूसरे जीवों के साथ सम्मिलित हो और सतत पोषणीय हो, मतलब सस्टेनेबल हो। याद रखना इस तथ्य के प्रति जो भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव है जब दीर्घकालिक होगा, जब स्थानीय समुदायों और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। तभी जीव जंतु बचेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। आगे लिखा है अब जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक जो है सम्मेलन बुलाया गया था 1992 में, उसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं। लिखा है जो है 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन जो है अर्थ समिट में लिए गए संकल्पों का भारत और अन्य 155 सहित देशों ने हस्ताक्षर किया है और विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्नलिखित तरीके सुझाए गए हैं। तो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, वही 1992 में, वहीं पर कुछ सुझाव प्रजातियों के लिए सुझाए गए। कौन कौन से हैं? पहला है आपका कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। ये सभी देशों को आदेश दिया गया। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन जो है अपेक्षित है। ये भी सरकारों से कहा गया, अलग अलग देशों से, कि आप ये सब काम करिए। ठीक है, इसके अलावा खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन और जंतु और उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। ये भी कहा गया। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। ये भी आदेश दिया गया। प्रजातियों के फलने और बढ़ने और विकसित होने के साथ मतलब स्थान सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए, ये कहा गया। और वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुकूल हो, मतलब ये भी कहा गया कि जो वन्य जीव हैं और जो आपका पेड़ पौधे हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो वो नियमों के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका अवैध रूप से व्यापार ना होने पाए। आगे लिखा है भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है जीव जंतुओं के लिए प्रावधान तो किया ही था, लेकिन जब यह आदेश दिया गया रियो डी जेनेरियो से पहले ही, तो 1972 में हमने क्या किया, हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया, संसद में कानून लाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया, जिसके द्वारा क्या किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क बनाए गए, ठीक है, पशु विहार,
स्थापित किए गए तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की भी स्थापना की गई। तो याद रखना इसी आर्टिकल के, इसी मतलब आर्टिकल कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत हमारे देश में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, पशु विहार बनते हैं और जैव विविधता आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। आगे यहाँ लिखा है घोषित किए गए। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक जो है वर्णन आगे किया गया है। तो आगे हम इसको बताएंगे, जो दूसरी भौतिक पर्यावरण पुस्तक है। आगे लिखा है वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं उनमें संसार की सर्वाधिक जो है प्रजातीय विविधता पाई जाती है। उन्हें हम महाविविधता केंद्र कहा जाता है। जैसे आपका अफ्रीका के देश हो गए, इन देशों की संख्या 12 है और उनके नाम क्या है, तो जैसे मैक्सिको हो गया, जो है मैक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 12 देश ऐसे हैं जिन्हें हम जैव विविधता, महाजैव विविधता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इन 12 देशों में जैव विविधता क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ते हैं। आगे लिखा है इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में है उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। तो हॉटस्पॉट भारत में कितने पाए जाते हैं भी बताता हूं, और इसका निर्धारण कौन किया है, IUCN ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने किया है। आगे लिखा है हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी प्रजाति की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। मतलब प्राथमिक उत्पादकता मतलब कैसे, अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जंगल में जीव भी नहीं रहेंगे। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर हॉटस्पॉट में, यह हॉटस्पॉट का मैप भी समझाता हूं मैं, हॉटस्पॉट में रहने वाले जो है प्रजाति भोजन और जलने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहां पाई जाने वाली समृद्ध पाई तंत्रों का भी निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ है अभी दिखाता हूं मैं। तो मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में से 85% पौधे और जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते। तो मेडागास्कर में अकेले जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। मेडागास्कर कहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका के जो है पूरब में मेडागास्कर है, और ये मेडागास्कर में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। आगे लिखा है अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहां कुछ अन्य प्रकार की जो है समस्याएं हैं। हवाई द्वीप अमेरिका में है, जहां विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती हैं। वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित हैं। तो याद रखना हवाई द्वीप कहाँ पर है, तो अमेरिका में है, जहां पर बहुत सारा जीव जंतु नष्ट होने के कगार पर हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया में आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो इस मैप पे दिखाया गया है। तो ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैसा यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, चाहे आपका ये मध्य अमेरिका हो, या आपका चाहे ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र हो, चाहे आपका जो है या पश्चिमी जो है अफ्रीका का क्षेत्र हो, या फिर आपका केनिया का क्षेत्र हो, या मेडागास्कर का क्षेत्र हो, या ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तर पूर्व में क्षेत्र हो, या फिर आपका इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र हो और चाइना का क्षेत्र हो, यहाँ पर तो यहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में 2 हॉटस्पॉट है। पहला कौन सा है, तो ये पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट कहाँ है, भारत में है, और दूसरा है पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट। तो ये दोनों हॉटस्पॉट कहाँ है, भारत में है, और यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उसी के बारे में इस मैप पे बताया गया है। आपको ये याद रखना है कि भारत में कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, तो 2 हैं, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय है। अगर हम क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो। आगे लिखा है निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं। तो असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं, पहला ऑप्शन है जो दूसरों को असुरक्षा दे, नहीं, बाघ और शेर जिनकी संख्या अत्यधिक हो, जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा अधिक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। इस चैप्टर का ये 16वां चैप्टर था। इसके अलावा आपको लगातार एनसीईआरटी क्लास मिलती रहेगी जब तक हम 6 से 12 तक एनसीईआरटी को पूरा ना करा दें। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार
मिलती रहे। ओके, थैंक यू।